देखिए बच्चा, आज जो बहुविकल्पी है ये एसएसटी का है ना। क्लास 10th के लिए कितने आते हैं? 20 आते हैं ना। 20 बहुविकल्पी आती हैं क्लास 10th के लिए। अगर ये बहुविकल्पियां सही हो जाए तो 20 नंबर, गलत हो गया तो ना। लेकिन सब लॉन्ग क्वेश्चन के चक्कर में पड़ते हैं कि 6 नंबर वाला करेंगे बहुविकल्पी नहीं होगा तभी काम चलेगा ना। तो देखिए बहुविकल्पियां जो करना इम्पोर्टेंट हो जाती है। और किस पर होता है? वो एमआर शीट पर ना, उस पर किया जाएगा, न कि कॉपी पर। कौन चालाक बन जा रही है, कॉपिया को लिख दे रही है ऐसे, कॉपिया पर बहुविकल्पियां लिख दे रही है एकदम पहले ही, खंड अ बहुविकल्पी ऐसे लिख दे रही हैं। देख रहे हैं, बहुत चालाक है, ऐसे लिख दे रही हैं। इसको करना चाहिए ओ एमआर शीट पर, न कि इस पर। तो सब चालाक बन गई। इस पर लिख देंगे या कहेंगे कि हमको नंबर मिल गया सर जी। यानी यहाँ पर भी इनका काउंटिंग हो और ओ एमआर शीट भी हो। यानी 20 नंबर एक्स्ट्रा लेना चाहती हैं। 70 में उनका 90 आएगा, 20 इस पर मिलेगा, 20 उस पर। और जब काउंटिंग करने लगे तो पता चला 70 में उसको 90 मिल गया। वो अलग ही हिस्सा में चल रहा है। तो सब बहुत चतुर बैठे हैं। तो ऐसा आप लोग गलती मत करिएगा। आप लोगों को ओएमआर शीट मिलेगा, उसको भरिएगा और यहाँ पर जो वर्णात्मक प्रश्न आते हैं उसको लिखा जाएगा। लेकिन ये देखिए, इस पर लिख डाली है सब। हमारे पास तो सब इतिहास में, जब इतिहास पढ़ाएंगे तो इतिहास का सब रखना पड़ता है ना, आगे पीछे सब। तो ऐसा आप लोग गलती न करिएगा। आप लोग ओएमआर शीट पर ही करिएगा। तो देखिए इसमें क्या आता है ना कि बहुविकल्पियों में जो ऑप्शन सही रहेगा वो एमआर शीट रहेगा। ए यहाँ पर 0, बी 0, सी 0 और डी ऐसे ही बना रहेगा। और उसका तो जो सही रहेगा आंसर उसी को क्या कर देंगे? भर देंगे। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? जालियांवाला बाग जानते हैं ना। उसी समय एक हम लोगों के जो महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था, जिनका नाम था भगत सिंह। उनके रिश्तेदार जितने थे उसको देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया और कसम खा लिए कि जब तक अंग्रेजों को खदेड़ नहीं देंगे तब तक हम अपनी चैन से नहीं रहेंगे और न हम शादी करेंगे। क्योंकि शादी करेंगे तो मुंह माया में हो जाएंगे, इसलिए वो शादी नहीं किए। तो ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी थे, लेकिन आज तो हम सब उसको नाश कर दे रहे हैं। तो देखिए पहला आया था इसमें माउंट बेटन ने लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इवरिंग। लॉर्ड डलहौजी तो बाद में आए थे, लेकिन कौन सही है? जनरल डायर ने। इसके बाद इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। हाँ, इनको निलंबित कर दिया गया यहाँ से। अब जाइए इंग्लैंड चले जाइए, यहाँ पर रहेंगे तो सब मार देंगे। यहाँ 10 मिनट जो गोली चलवा दे। हाँ, इसी तरह आता है जर्मनी एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी है। पहला हिटलर, हिटलर हो नहीं सकते। मुसोलिनी, बिस्मार्क और महात्मा, इनको हटा दीजिए। ये दोनों हट गए कि नहीं? बचे 2 ही लोग ना, क्योंकि हिटलर का नाम हम लोग सुने हैं। इधर महात्मा गांधी हो नहीं सकते, तो 2 लोग ना बचे हैं, मुसोलिनी और बिस्मार्क। इनमें भी बड़ा सस्पिशन हो जाता है। तो जर्मनी की बात आएगी तो किसको लगा देंगे? ऑटो बिस्मार्क। इस पर टिप्पणी भी आ जाती है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 में, 1919 में, 1922 में, 1929। किसमें हुआ था? 22 में। एकदम श्योर? श्योर होना चाहिए। यानी सी नंबर क्या है? अच्छा, सी नंबर सही होगा तो क्या करेंगे? गोलका को भर देंगे। अगर कोई अपमान करे ना इस समय, अगर आप लोगों को कोई अपमान कर रहा है, चुपचाप ठीक है, कान बंद कर लेंगे। एकदम बोल लो, जितना बोलना है सह लेंगे, जवाब देंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन। इसके बाद पूरा गर्दन को हिलाते हुए पूरा एकदम इसके एकदम उसके मुंह पर करके, इसके बाद थू, ये हम दिए हैं जवाब। मेरे है ना, जवाब दिया जाएगा। अगर कोई अपमान कर रहा है इस समय तो खाली पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अरे जिसकी औकात नहीं होती है ना बराबरी करने की, तो वही ना बुराई करता है। तो देखिए हिंदी किस प्रकार की भाषा है? एक है राजभाषा। राजभाषा हो नहीं सकता, क्योंकि राज में ही बोला जाएगा। राज में ही बोला जाएगा वही सही है ना।
कि राजभाषा हो जाएगा। देखिए एक आता है राजभाषा, एक आता है क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्र में तो बोला जाएगा। अब हम यहाँ पर अपना एक क्षेत्र है तो वहाँ पर हिंदी बोल रहे हैं तो दूसरी जगह नहीं बोल पाएंगे, दूसरे क्षेत्र में वहाँ पर भी। अल्पसंख्यकों की भाषा ये भी नहीं है, कोई नहीं है। कौन सा भाषा है? राजभाषा है, क्योंकि कोई भी एक राज्य में अपनी एक भाषा होती है, तो उसी तरह हिंदी भी एक राजभाषा है। क्योंकि 29 स्टेट हैं कि 28 है, 28 का अपना अपना एक राजभाषा है। नेपाल में देखिए अगला है, नेपाल में राज्य तंत्र की समाप्ति हुई थी। एक होता है लोकतंत्र, एक होता है राज्य तंत्र। तो कब हुआ था? लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सब लोग अपने अपने अधिकार पर क्या है, स्वतंत्र है ना। जैसे प्रजातंत्र एक होता है था, एक राज्य तंत्र होता था जिसमें राजा राज करेगा और वो अपना जो नियम बनाएगा वही नियम सबको फॉलो करना होता है। लेकिन अब हम लोग तो लोकतांत्रिक हैं, तो उसी तरह नेपाल में भी राज्य तंत्र था। तो उसको कब समाप्ति मिली? तो देखिए 1990 में। ये तो हो ही नहीं सकता। 2014, 2008, 2000 ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? 2008 में इनको मिला था, समाप्त हो गया था राज्य तंत्र। इसी तरह आता है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या होती है 8 होती है। देखिए होती थी 7, लेकिन इस समय जो है लद्दाख को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। होता था पहले जो था ना 7 था, लेकिन अब एक और राज्य को इसमें क्या कर दिया गया, तो वो प्रदेश को इसमें जोड़ा गया। तो 6, 7, 8, 9, तो कौन सा सही होगा? इसी तरह सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? यानी सूचना का अधिकार नियम कब पारित हुआ था? तो अक्टूबर 2005, मार्च 2005, जनवरी 2005 या फरवरी 2005। जनवरी हो नहीं सकता। जनवरी में जितनी काम रहती हैं अभी शुरुआत किया जाता है, ये हो नहीं सकता। फरवरी में यहाँ से अभी स्टार्टिंग होगा। पारित करने में कुछ ना कुछ समय लग ही जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही गलत दिख गया। समझ में आया है? कोई भी कदम उठाया जाता है तो साल के शुरुआती में ना शुरू किया जाता है, तो तुरंते लगाकर तुरंते तो खत्म होगा नहीं। अब ये सोच रहे होंगे जनवरी में, तो फरवरी आ गया। अब फरवरी तो ऐसे ही 28 दिन की होती है। यूं ही फरवरी कम नहीं ना होता है। फरवरी का महीना यूं ही कम नहीं कहा जाता है ना। हाँ, इसके बाद मार्च में फरवरी ऐसे ही बीत जाता है एग्जाम में। अभी यूपी बोर्ड का एग्जाम कराए तो हाई एग्जाम कराए, तब तक पता चला गया, मार्च आ गया। तो कब पारित हुआ था? अक्टूबर 2000। ऐसे भी क्या होते हैं ना, ऑप्शन खोजा जाता है। कुछ अपना भी दिमाग होना चाहिए। मार्च में होली आ जाता है, पता चलता है कि वो साल का ब्यौरा देना पड़ता है। साल जो जितने भी सरकारी दफ्तर है ना, तो अपना मार्च से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अपना कार्यकाल जितना होता है सबका वहाँ पर ब्यौरा दिया जाता है कि आपने साल भर में कितना क्या किया, क्या कमी हुई है, क्या वो। ये 3 महीना तो ऐसे ही खत्म। पारित कब होगा? जाकर 6 महीना के बाद। तो कब हुआ था? अक्टूबर में। इसी तरह विकास का महत्वपूर्ण घटक है। 2 चीजें देखिए बच्चा है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। अब जानिए कैसे पकड़ेंगे। विकास पूछा है ना, भाई देखो भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें विकास खुदे पूछा है तो वो कहीं को होगा। वो कहीं को होगा जब विकास ना पूछ रहा है और कह रहा है कि उच्च विकास। जब विकास नहीं हुआ तो उच्च विकास कैसे होगा? उसको लाने के लिए चाहिए ना, वही होगा राष्ट्रीय विकास। इसमें तो विकास आ गया। बचा 2 गो ना ऑप्शन, एगो आय एगो। अब आय और औसत आय क्या होते हैं? एक तो हम 1 महीना में कितना रुपया कमाए हैं वो हो गया। हम 1 महीना में मान लेते हैं हम यहाँ पर 50,000 रुपया कमा लिए। ठीक बच्चा, 1 महीने की सैलरी है 50,000। हमने 1 महीना में सब खत्म कर दिया, तो दूसरा महीना भी 85,000 में मिलेगा, तो उसको बचाया जाएगा। हम मान लेते हैं कि इसमें से 5,000 रुपया बचा लिए। अब हर मंथली बचाते जाएंगे तो कितना होगा? 12, 25, 60। 1 साल में कितना बचाएंगे? 60,000। तो वो ना हमारा देखेगा कि कितना आपने विकास किया है। हो सकता है कि हम पहले मंथ में 5,000 लिए हैं, दूसरे में 7,000 बचा लिए। करते करते पता चला हम यहाँ पर 90,000 रुपया बचा लिए।
तो आपने कितना विकास किया साल भर में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, औसत आय। हम साल भर का ना ब्यौरा देंगे, एक महीने का देंगे, साल भर का ब्यौरा दिया जाता है। इसीलिए विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होगा, अब समझ में आया कैसे कैसे बहुविकल्पियां लगती हैं। मतलब देखिए, जो नहीं उसमें तो तू वैसे ही ऐसा दे देता है कि हम भैया नहीं, हमको एकदम पहचान लो, हम भैया नहीं। विकास पूछा था, विकास तो खुदे दिया है, तो कहीं को होगा। इसके बाद आता है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ के 70% जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर। 70% जो खेती पर ही निर्भर है। तो इसलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि सदियों से हम लोग पढ़ते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, जहाँ पर सभी फसलें उगाई जाती हैं। उद्योग हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ कम हैं, व्यवसाय हम लोग कर नहीं पाते हैं। और ये तो होगा नहीं दोनों, तो कौन सा सही होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था, 2000। ठीक, बाकी सब नहीं है। समझ में आया कैसे बहुविकल्पी लगते हैं, समझ रहे हैं ना बातों को। तो अगला नंबर देखा जाए ना, 10 गो तो ये होगा। अगला नंबर देखा जाए। हाँ, तो इसको साफ सुथरा कर दे, नहीं तो आप लोग लगेंगे घबरा जाएंगे। ये वाला हटा दें, इधर से कौन सही है इसको भी हटा दें। तब तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले ना लेंगे। यस सर। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए, 11वां नंबर, रॉलेट एक्ट। रॉलेट है ना, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये क्या था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट वो एक गांधी जी ने चलाया था। गांधी जी ने एक अधिनियम चला दिया था। तो कब पारित हुआ था, तो 1919 में। इसके 4 ऑप्शन है, 1918, 19, 20 और 21। तो कौन सा होगा, 1919। इसके बाद आता है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, महात्मा गांधी, तिलक, बाल गंगाधर तिलक और ये पंडित नेहरू। नेहरू जी ने तो कौन किए थे ये, महात्मा गांधी ने किया था। क्यों? क्योंकि जानते हैं, एक तरह से ऑप्शन पहचानने का एक तरीका ये है, आपके एसएसटी के बुक में नेहरू जी का कहीं जिक्र नहीं है, सरदार पटेल का भी नहीं है, तिलक जी का भी नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी का है ना। तो इसीलिए उनको भी हो सकता है। इसके बाद आता है बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था, बंबई में। तो देखिए 1845 है, 1850, 1852 और 54। 1854 यानी डी सही है। और 1857 में अंग्रेजों से पहला क्रांति लड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो 1857 में हुआ था पहला युद्ध, 1857 में अंग्रेजों से। उससे पहले ये मिल बैठ चुका था। मार्टिन लूथर कौन थे, तो देखिएगा, मार्टिन लूथर वैज्ञानिक तो हो नहीं सकते, ये तो ऐसे ही कट कर दीजिए। धर्म सुधारक, राष्ट्रीय नेता, ये 2 ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। लेखक और वैज्ञानिक उसमें आएंगे नहीं एसएसटी में। अब ये धर्म सुधारक हो सकते हैं या फिर राष्ट्रीय नेता, ये नहीं है। कौन है, धर्म सुधारक। इसी तरह निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है, पवन ऊर्जा नहीं, परंपरागत मतलब जो चलता रहे, सौर ऊर्जा ये भी नहीं, कोयला ये शायद है, ज्वारीय ऊर्जा है नहीं, कोयला। ऑप्शन सी क्या होगा, सही है। निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है, आधारभूत उद्योग जिसको लगाने के बाद चलता रहे सालों साल। चाय की खेती करेंगे तो बार बार करना पड़ेगा, चीनी मिल लगाना पड़ेगा, करना है हर साल। जूट कपड़े वाला, लौ और इस्पात, तो ये लगा देंगे एक बार तो वो चलता रहता है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन डी। इसी तरह भारत के कितने बड़े बंदरगाह हैं। बंदरगाह क्या होते हैं, जहां से विदेशों से जो माल होती हैं आयात हो या फिर निर्यात हो, बड़ी मात्रा में जो होते हैं विदेशों से, जो समुद्री मार्ग के द्वारा, समुद्री मार्गों के द्वारा विदेशों से जो माल आता है और जाता है,
उसी को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो भारत में जो सबसे है बंदरगाह बड़े, तो वो कौन से हैं? 12। यानी 12 बंदरगाह ऐसे हैं जो क्या करते हैं, विदेशों से माल को आयात और निर्यात करते हैं। इसके बाद आता है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, याद कर लीजिएगा पहले, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। सबसे पहले तो ही हटा दीजिए, ये कोनो बतिए नहीं, इधर है पूरब में। अब ये बच्चे तो देखिए, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता या अमृतसर में, तो कौन सा ऑप्शन सही है? मुंबई में है, वहीं पर ना पहले बना था। दिल्ली पूरब में या पश्चिम में? पश्चिम में ही है। पश्चिम में। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब पारित हुआ था? कब हुआ था? तो देखिए 1950, 1953, 1960, 1900, कब हुआ था? 1953 में हुआ था, जब देश आजाद हुआ था। तब जब देश आजाद हुआ तब ये पारित हुआ था। और ये दिया कि यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? सड़क परिवहन तो होगा नहीं, रेल परिवहन ऐसे ही सस्ता है, वायु परिवहन यही है, लग रहा है, क्योंकि हवा हवाई कहते हैं ना, कहते हैं मुझको हवा हवाई। वो पिक्चर आया था मिस्टर इंडिया। ये होगा नहीं, तो कौन सा होगा सबसे महंगा? वायु परिवहन। इस तरह से इसके भी क्या हो गए? 20 वो विकल्पियां इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अब एक एक चैप्टर का अलग अलग पढ़ा जाएगा, उसके लिए अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।